HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 72 होगी। पिछले 71 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डिनास्टी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक प्राचीन वंश है। तो सबसे पहले तो आपको समय पता होना चाहिए कि ये जो वंश यहाँ पे दिए गए हैं कब कब हमें देखने को मिले थे। तो सबसे पहले यहाँ पे मौर्य साम्राज्य है। तो सिकंदर जब आया था तो उसी दौरान हमें लगभग मौर्य साम्राज्य देखने को मिला था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर यही होगा, सबसे पुराना यही है इन चार ऑप्शंस में से। उसके बाद फिर गुप्त। दोस्तों कुछ समय के लिए भारत में जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था तो इंडो ग्रीक वगैरह यहाँ पे शासन किए थे, तो गुप्ता जो है ये नहीं हो सकता। कुषाण, हाँ जी ये इंडो ग्रीक ही हैं। तो उसके बाद दोस्तों कुषाण हो सकते हैं, लेकिन अंत में कण्व जो है इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कण्व जो है ये भी एक ईसा पूर्व के आसपास हमें देखने को मिले थे। तो दूसरे स्थान पर ये आएंगे, तीसरे पर कुषाण आएंगे और गुप्ता जो है ये सबसे अंत में आएंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन ही सही है, तो इसको याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस लाजमी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कमेंट करके ज़रा बताओ कि गुप्त साम्राज्य जो है, ये जो राजवंश है गुप्त, इसकी स्थापना किसने की थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। चर्क किस वंश का प्रसिद्ध राजवैद्य था। चर्क संहिता आपने पढ़ी होगी, काफ़ी फेमस है उस समय की ही। चर्क वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। तो ये ओबियसली दोस्तों किसके समय में था, कनिष्क के समय में था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम, इसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मंदिर है महाबलीपुरम के शैलकृत मंदिर किसके संरक्षण में बने थे। रॉक कट टेम्पल्स हैं ये। हिमाचल प्रदेश में अगर रॉक कट टेम्पल्स की बात करें तो मसरूर में है, कांगड़ा। तो ये दोस्तों किस राजवंश के संरक्षण में बने थे, तो इसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। पल्लव किंग्स यानी कि पल्लव राजा आपको याद रखने हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में है इस समय ये महाबलीपुरम। यात्री इब्न बतूता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस रिलेटेड, कहाँ से आया था। तो देश आपको पता होना चाहिए किस देश से आया था। तो ये मोरक्को से आया था, ठीक है। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल के समय आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इब्न बतूता तो आपको साथ में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप जनरल या फिर डेली लाइफ के लिए कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो नोरा फतेही जो हैं वो भी मोरक्को से ही हैं, तो उनका संबंध भी इस देश से है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दो व्यक्तियों ने की थी, विजयनगर या फिर संगम डायनास्टी भी इसे बोला जाता है। तो दो कौन कौन है ये, हरिहर और बुक्का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और देवराय द्वितीय जो हैं सबसे महान शासक रहे हैं संगम डायनास्टी या फिर विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। और वीर नरसिम्हा सबसे पावरफुल शासक था जो कि भाई था देवराय द्वितीय का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध काव्यों गीत गोविंद किसने लिखा है। तो काव्य पूछे ही जाते हैं टीजीटी के एग्जाम में। गो गीत गोविंद जो है ये लिखा गया है दोस्तों जयदेव के द्वारा, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया किसके शासनकाल में दोबारा लगाया गया। तो इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से देख लो। पहला क्वेश्चन तो ये कि जजिया जो है ये है क्या। तो जो भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं उन पर ये टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जजिया जो है इसको भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसको ख़त्म किसने किया था। तो अकबर ने इसको ख़त्म किया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जजिया जो है इसको दोबारा फिर से किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में। तो ये ओबियसली औरंगज़ेब है, जिंदा पीर इसे कहा जाता था क्योंकि मुस्लिम धर्म के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस था।
तो डी ऑप्शन आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस जो भी बनते हैं मैंने डिस्कस कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब दोस्तों ये भी 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पजल होते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आप सभी को याद रखना है इसका सही आंसर होगा वैरन हेस्टिंग्स। अगर ट्रिक आप याद रखना चाहो, हालांकि ये परफेक्ट ट्रिक नहीं है, फिर भी वैरन ऐसे लिखा जाएगा और बंगाल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? तो वो आप ट्रिक कर लेना, बंगाल वैरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक आपको याद रखना है, ठीक है? बंगाल बी और ये बी ये आपस में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो विलियम बेंटिक जो है उस तरीके से देख लेना आप, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का। अब फर्स्ट वाइसरॉय की बात आती है, ठीक है? तो फर्स्ट वाइसरॉय था कैनिंग, वो लास्ट गवर्नर जनरल भी था ब्रिटिश इंडिया का, लेकिन एक एक्ट आया था 1858 वाला, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद फिर वो वाइसरॉय बन गया था, क्राउन के अंडर आ गया था इंडिया। तो इस तरीके से याद रखना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा वैरन हेस्टिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर ऑफ, यानी कि स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था? क्वेश्चन ये भी आता है कि स्थायी बंदोबस्त जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लो स्थायी बंदोबस्त है क्या। इसमें दोस्तों कंप्लीटली जमींदारी व्यवस्था जो है, जमींदारी सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस होता था। बंगाल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था ये। तो ज़मींदारी सिस्टम में एक ज़मींदार होता था, वो फिर किसानों से काम लेता था, उसकी ज़मीन हो जाती थी और लगान वगैरह जो है वो सब कुछ फिर उस जमींदार के थ्रू ही होता था। तो किसानों को कुछ भी नहीं बचता था, ठीक है? बुरी हालत होती थी किसानों की। और परमानेंट सेटलमेंट जो है या फिर स्थायी बंदोबस्त, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको हम जो सिविल सर्विसेज हैं उनका क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं या फिर जनक बोलते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक था, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसको फाउंड किसने किया था? तो वैसे तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे और सभी एक से बढ़कर एक लीडर्स आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन जिसका विचार होता है, जिसका आइडिया होता है, वही फाउंडर होता है। तो सलीमुल्लाह खां जो है ये फाउंडर है, क्योंकि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो ये आइडिया आया था किसको? एक अंग्रेज़ को, एओ ह्यूम को, तो उसी को फाउंडर बोला जाता है। अन्यथा काफ़ी सारे जैसे दादा भाई नौरोजी या फिर WC बनर्जी, SN बनर्जी, काफ़ी व्यक्ति थे, लेकिन नाम किसका आता है? एओ ह्यूम का। इसी प्रकार सलीमुल्लाह खां जो है इनका नाम आता है, हालांकि आगा खां जो है ये भी काफ़ी महान थे उस समय, तो इनका भी नाम रहता है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से सलीमुल्लाह खां। और 1906 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की छुट्टियों, यानी कि जब राष्ट्रपति आराम करते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो उसके दौरान उनका पद संभालता है? तो कोई एक व्यक्ति नहीं संभालता इनका पद। दोस्तों सपोज करिए कि 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहीं ना कहीं इनके गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तो होंगे ही होंगे। अगर राष्ट्रपति छुट्टी पर है, आराम पर है, तो अनुच्छेद 154 और 155 के तहत, ठीक है, जो भी गवर्नर होगा उस प्रदेश का, जो भी राज्यपाल होगा वही संभालेगा सारा काम। तो इस तरीके से याद रखो, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो होगा गवर्नर ऑफ अ स्टेट, यानी कि सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? सपोज करिए कि प्रेसिडेंशियल चुनाव आने वाले हैं भारत में, और बोला जाता है कि अगर लाभ का पद होगा किसी व्यक्ति को तो वो यहाँ पे इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लाभ का पद ग्रहण किया हो वो चुनाव वगैरह नहीं लड़ सकता, चाहे कोई भी चुनाव हो। तो इसको डिसाइड कौन करता है कि कोई व्यक्ति जो है वो लाभ के पद पर है या नहीं? तो ये सारा फैसला जो है पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता है, संसद के द्वारा लिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज तक संविधान में
नहीं यहाँ पे लिखा गया है कि लाभ का पद क्या है और क्या नहीं है। तो जैसे ही राष्ट्रपति का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, उपराष्ट्रपति का आता है, गवर्नर का आता है, तो वहाँ पे एक लाइन लिखी रहती है कि लाभ का पद जो है उसको उसने ग्रहण ना किया हो। उसके बाद उच्चतम न्यायालय, ध्यान से देखिएगा, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। कई बार एग्जामिनर जो है पजल करने के लिए उच्च न्यायालय भी लिखता है यहाँ पे। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की याचिका, जिसे इंग्लिश में रिट बोलते हैं, जारी की जा सकती हैं। तो चाहे उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, 5 रिट्स हैं। कमेंट करके फटाफट बताना 5 रिट कौन सी हैं, चाहे हिंदी में आता हो आपको या फिर इंग्लिश में आता हो, ठीक है। अनुच्छेद नोट कर लो, अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है। मूल अधिकारों का हनन किसी का हो रहा हो, और 226 अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय ये रिट्स जारी करता है इसके तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। अगर हम सेंटर की बात करें तो एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। उसी प्रकार जो आम हमारे राज्य होते हैं जैसे हिमाचल है तो विधानसभा यहाँ पे होती है, ठीक है। कुछ एक ऐसे राज्य भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह, विधान परिषद भी है यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है द्विसदनीय लेजिस्लेचर, ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर या फिर द्विसदनी विधानमंडल। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास ये नहीं है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। एक समय था तो 7 टोटल स्टेट्स थे या फिर राज्य थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उसको फिर रिमूव कर दिया गया इस चीज़ से, तो अब 6 बच गए हैं। अगर आपको पता हो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर पता ना हो तो कमेंट करके ये बताना कि सर हमें 6 उन राज्यों के नाम बताइए। आपको कमेंट में आंसर मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप कर देना अगर फिर भी आंसर ना मिले। बाकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया है, बिहार दिया गया है, कर्नाटक दिया गया है, तो ये सभी क्या हैं, ये दोस्तों आते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। तो 4 ऑप्शंस को देखो ध्यान से, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन की बात करें हम, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय में, तो उसमें शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है उसे समवर्ती सूची में डाला गया था, कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें राज्य भी कानून बना सकता है और जो सेंटर है, केंद्र है, वो भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग रेगिस्तान है। सपोज करो पृथ्वी 100 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 100 किलोमीटर्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेगिस्तान, डेजर्ट, तो 33 किलोमीटर आपको डेजर्ट ही मिल जाएगा, यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है पृथ्वी का हम मान रहे हैं, तो 33 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपको रेगिस्तान ही मिल जाएगा। इसमें सहारा या फिर जो आप कह सकते हैं कुछ एक बर्फीले रेगिस्तान हैं, वो सब कुछ शामिल होगा। तो देख लो इतनी बड़ी पृथ्वी है और रेगिस्तान जो है ये भी काफ़ी बड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, भूकंप के कारण उठने वाली महासागरीय तरंगों को कहते हैं। तो इसको सुनामी कहते हैं, काफ़ी इजी है ये। और सुनामी शब्द जो है ये जापानीज शब्द है, तो क्वेश्चन ये भी आता है, इसको भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। महासागर की बात करूं तो सबसे गहरा तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, लेकिन यहाँ पे एक खाई है जिसे ट्रेंच बोला जाता है इंग्लिश में, मरियाना ट्रेंच है, तो वो भी याद रख लेना। यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बन चुके हैं आज तक। ओजोन परत हमें बचाती है। ओजोन परत जो है दोस्तों ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है, ठीक है, वहाँ पे है, और ये हमें पराबैंगनी किरणों से यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है जो कि कैंसर का कारण बनती हैं। तो ओजोन लेयर जो है हमें यूवी रेस जो होती हैं उनसे बचाती है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, और इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, कार्बन वगैरह जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेस्टर लाइस जो है
आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है वहाँ से लेकर के 60 डिग्री लैटिट्यूड तक देखने को मिलती हैं। ठीक है, वेस्टर्लाइज। और वेस्टर्लाइज नाम से ही पता चल रहा है कि वेस्ट की तरफ से आती हैं, जिस तरफ से हवाएं आती हैं उसी नाम से उन्हें जाना जाता है। द वेस्टर्लाइज हैव देयर ओरिजिन इन दी, तो कहाँ इसका ओरिजिन होता है? ये जो पछुआ पवने हैं इनका उद्गम स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सब ट्रॉपिकल हाइज। अगर हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करें तो 30 डिग्री तक हो जाता है, उसके आगे भी 30 डिग्री बढ़ रहा है यानी कि 60 डिग्री हो रहा है, तो सब ट्रॉपिकल हो गया। तो इस तरीके से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है घास के मैदान इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स में, आप हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखोगे ही देखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? क्वेश्चन बड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, अदरवाइज सीधा क्वेश्चन आता है कि स्टेपीज जो है ये कहाँ से संबंधित है, डाउन्स कहाँ से संबंधित है, बेल्ट कहाँ से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेलवास जो है ये घास का मैदान नहीं है। अगर सवाना होता तो वो हो सकता था घास का मैदान अफ्रीका का। बेल्ट जो है साउथ अफ्रीका का घास का मैदान है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का, और स्टेपीज जो है ये एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे ये होता है यूरेशिया में। तो इस तरीके से देखो, बाकी प्रेरी वगैरह पूछा जाता है। अच्छा चलो कमेंट करके ज़रा बता दो प्रेरी जो है ये कहाँ पे घास का मैदान हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ एक और वगैरह दिए गए हैं, और आपको पता ही कि यहाँ से मेटल जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है। सिनाबार तो ये मर्क्यूरी सल्फाइड है। ठीक है, उसके बाद हेमेटाइट, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही आंसर होगा। लोह का निष्कर्षण होता है यानी कि आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हेमेटाइट से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखना। और डोलोमाइट ये चट्टानें हैं, रॉक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का आदिवासी समूह है? तो ये दोस्तों फुला है, बार बार ये पूछे ही जाते हैं अफ्रीका के जो भी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए तो अभी भी आपके पास मौका है। मात्र 499 फीस कर दी है, इतना सस्ता पेड क्रैश कोर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा। तो आज ही व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना कि कितनी वैलिडिटी रहेगी एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ये जो पाक स्ट्रेट है ये बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है और इंडिया और पाकिस्तान पजल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। पाक स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच है। उसके बाद इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ, तो दोस्तों ऑप्शंस जो हैं काफ़ी क्लोज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। माइका का भी इंडिया जो है काफ़ी बड़ा या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कॉटन का भी, और टी का भी पिछले कुछ एक समय में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इंडिया का। लेकिन हम यहाँ पे कॉटन को ही चूज़ करेंगे क्योंकि कॉटन जो है भारत हमेशा से ही पहले स्थान पर रहा है और चाइना जो है दूसरे स्थान पर है एंड सो ऑन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रोड्यूस भी ज़्यादा करता है इंडिया और एक्सपोर्ट भी काफ़ी करता है। और अगर कॉटन के हिसाब से देखें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है। ठीक है, और मानचेस्टर ऑफ ईस्ट जो है सूरत को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कॉटन है उसका उत्पादन और यहाँ उसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों लाइट ईयर, लाइट ईयर एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? तो ये दोस्तों डिस्टेंस की यूनिट है। एक तारा और दूसरा तारा जो है उनके बीच डिफरेंस जो है वो हम लाइट ईयर्स में देखते हैं। तो टाइम और लाइट में काफ़ी पजल होते हैं स्टूडेंट्स, आपको बी याद रखना है, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा व्यय का सबसे तीव्र माध्यम है? फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट लॉस, यानी कि हीट जो है सबसे ज़्यादा किस में फास्टली लॉस होती है? तो यह है दोस्तों रेडिएशन, तो इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
संगीत के सुरों की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन। तो ये दोस्तों हार्मोनिक कंटेंट जो होता है इसका, जो म्यूजिकल नोट होते हैं उस पर डिपेंड होता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, आज के टाइम में जो भी जियो वगैरह है सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए स्पीड इतनी ज़्यादा हाई है। हालांकि जितने ज़्यादा यूज़र्स बढ़ते जाते हैं स्पीड लो हो जाती है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये किसके ऊपर काम करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सिद्धांत है? तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका ए ऑप्शन आपको याद रखना है। उसके बाद ग्रेफाइट जो है आप सभी को पता है एलिमेंट है कार्बन का। एक परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये हमेशा मंदक या फिर मॉडरेटर के रूप में यूज़ होता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन सोडियम या पोटाशियम लवण है? सोप इज सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ किस किस का है? तो स्टीयरिक एसिड आपको याद रखना है, ओलेइक एसिड याद रखना है, पाल्मेटिक एसिड याद रखना है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चंस जो हैं साबुन से संबंधित ये भी पक्के होते हैं हमीरपुर बोर्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए दोस्तों जो उत्तरदायी है वो है नाइट्रेट, तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो दोस्तों आप देखते हैं दही है ये खट्टा होता है, तो ये खट्टा किसके कारण होता है, किस अम्ल के या एसिड के कारण होता है? तो ये लैक्टिक एसिड है, बी ऑप्शन। उसके बाद पोस्ता ओपियम से अफीम किस रूप में प्राप्त होता है? तो अफीम जो है अगर आप प्राप्त करना चाहो तो कैसे करोगे पोस्ता से? तो ये लेटेक्स या फिर कशीर से, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद पौधों का मुरझाना अत्यधिक रूप से डैश के कारण होता है? बिल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव, तो ज़्यादा अगर ट्रांसपिरेशन या फिर बाष्पोत्सर्जन हो जाए तो पौधे जो है मुरझा जाते हैं, तो उसका बी ऑप्शन सही है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है इन चार ऑप्शंस में से? सबसे बड़ा कौन सा है आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटा कौन सा है? तो हमिंग बर्ड, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी अगर आप पेड क्रैश कोर्स की जानकारी लेना चाहते हो, अंतिम मौका आपके पास है तैयारी करने का अच्छे से, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि फ्री वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।